नमस्कार। कई दिनों से मन में कुछ विचार उद्वेलित हो रहे थे और हिंदुस्तान के इतिहास में एक चीज़ हमें देखने को मिलता है, देशद्रोही या गद्दार। ये बड़ा आम सा वर्ड है। एंशियंट हिस्ट्री से लेकर आज तक हम ये पाते हैं कि जैसे कि हिंदुस्तान को कोई टेंडर मिल गया है गद्दार पैदा करने का या देशद्रोही पैदा करने का। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़, सही मूल्यांकन उन कैरेक्टर्स का शायद हम कर भी नहीं पाते। चलिए हम लेते हैं पहले गद्दार या भ्रातृद्रोही विभीषण का। विभीषण रावण का छोटा भाई था और उसकी गलती ये थी कि धर्म पर चलने की बात अपने बड़े भाई से कह रहा था। और एक राजा तो संपूर्ण प्रजा का आदर्श होता है, पालक होता है, और अगर राजा ही अपहरण और बलात्कार में लग जाए तो फिर समय सब प्रजा का क्या होगा। और विभीषण ने मना किया कि ये कुकृत्य बंद नहीं करें, प्रजा के ऊपर भी खराब असर पड़ेगा और आपका ही भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। रावण ने क्या किया, भरी सभा में उसको लात मारी, उसके मुकुट को फेंक दिया अपने पैर की ठोकर से। अल्टीमेटली वो धर्म की शरण में आया, लेकिन उसको हमेशा ही एक घर का भेदी या अपने घर के साथ द्रोह करने वाला या गद्दार के रूप में ही चित्रित किया गया। निरपेक्ष अगर मूल्यांकन करें तो आप पाएंगे कहीं गलती हुई नहीं थी। चलिए दूसरे से बात करते हैं। एक दूसरे गद्दार की बात अक्सर होती है, जयचंद। तो जयचंद एक कन्नौज के राजा थे और राजा, जैसे कि हमने कहा, वो संपूर्ण प्रजा का पालक होता है, पूरे प्रजा के लिए एक आदर्श होता है और हर व्यक्ति की सुरक्षा और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उस पर होती है। और एक दूसरा राजा ने उसकी खुद की लड़की का अपहरण करके ले गया। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा? अगर कोई राजा अपनी खुद की लड़की की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो राज्य की बाकी पुत्रियों का क्या होगा? और जाहिर है अगर जयचंद के स्थान पर कोई रहा होता वो ऐसी अपमान शायद न सह पाता। लेकिन हमने इतिहास में एक नकारात्मक मूल्यांकन ही किया, बजाय किसी और व्यक्ति की, जो लंपट व्यक्ति था, उसकी एक कुत्सित कार्य की आलोचना करने के जयचंद के अगेंस्ट में। क्योंकि तुम राष्ट्रवादी क्यों नहीं हुए? राष्ट्रवाद जैसा शब्द हिंदुस्तान के इतिहास में कभी था ही नहीं, अंग्रेज़ों के आने के बाद हुआ। हमारे देश में तो सिर्फ राजभक्ति होती थी, राज्यभक्ति के लिए कोई शब्द है ही नहीं। तो ये जो नए वर्ड गढ़े गए हैं बाद में और जिसका ढोल बजाया जा रहा है, राष्ट्रवाद और वो चीज़ें बाद में आई हैं, उस वक्त तो कॉन्सेप्ट नहीं था। किंग के प्रति लॉयल्टी टू किंग, नॉट लॉयल्टी टू किंगडम। भगवान राम के समय, कृष्ण जी के समय, हस्तिनापुर के ज़माने में हमेशा लॉयल्टी टू थ्रोन एंड किंग थी, न कि लॉयल्टी टू किंगडम। एनीवे, अब तीसरे एक और कैरेक्टर की हम बात करते हैं, मीर जाफ़र। अब मीर जाफ़र कौन थे? मीर जाफ़र वो थे जिन्होंने कि सिराजुद्दौला के पिता को भी राजा बनाया था। जब सत्ता संघर्ष में वो हार रहे थे तो मीर जाफ़र ने जगत सेठ के साथ मिल करके उनको किया, और जब तक वो जीवित थे तब तक उन्होंने बड़े अच्छे से बंगाल का प्रशासन किया। अंग्रेज़ों को भी दाल नहीं गल पाई। उनके मरने के बाद उनका जो लड़का था सिराजुद्दौला, ये बिहार का गवर्नर था, लेकिन उसको ले आकर के सत्ता संघर्ष में बंगाल का गवर्नर बनाया, बंगाल का नवाब बना। तो बाप बेटे दोनों को राजा बनाने वाला मीर जाफ़र और जगत सेठ थे। लेकिन जब 23 साल का उद्दंड लड़का जो सिराजुद्दौला था, उसने पहले तो इनको हटाना चाहा, बाद में कैद करना चाहा, पहले डिमोट किया, इनके निकटस्थ लोगों को हटाया और लगातार कोशिश यही कर रहा था कि इनको हम काबा पे भेज दें, मक्का मदीना, और बीच रास्ते में हत्या करा दें। ये बात पता चल गई थी मीर जाफ़र को। लेकिन एक सभा में जिसमें जगत सेठ एक ऐसे व्यक्ति थे जो तत्कालीन समय में सबसे बड़े विश्व के फाइनेंसर कहे जा सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इनसे पैसा लेती थी, फ्रेंच, पुर्तगीज़ और औरंगजेब, मुगलिया सल्तनत, तीन की तीनों पे वो फाइनेंसर हुआ करते थे। तो उनको राज्य अपने दरबार में बुलाया और कहा 3 करोड़ रुपए दो। और उन्होंने कहा कि ये 3 करोड़ रुपए किस बात के लिए चाहिए? और दरबार में ही उठ करके उसने सीधे 3 चांटे मार दिए और कहा, जगत सेठ जैन थे और उनको बोला गया तुम्हारा मैं खतना करा दूंगा। जाहिर है जगत सेठ ने इनके जैसे कई नवाबों को खद्दी पे बैठाया था और गद्दी से उतारा था। उन्होंने शाम तक
ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाया और पूछा कि क्या तुम जीत सकते हो। 50,000 की आर्मी थी इनकी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा मेरे पास 800 की आर्मी है, 2200 ट्रेंड हिंदुस्तानी है, 3000 की आर्मी है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा सारा फाइनेंस हम देखेंगे, तुम्हें जीतना है या नहीं जीतना है ये डिसाइड जगत सेठ करेगा। और मीर जाफ़र को बुलाया, कहा इसको हटा दो, ये बदतमीज़ लड़का है। और अल्टीमेटली उनका क्या हुआ वो हज़रत सब जानते हैं। 50,000 आर्मी से 5,000 आर्मी ने युद्ध ही किया, बाकी लोग ताली बजाते रहे, और अल्टीमेटली वो पकड़े गए और मार दिए गए। तो ये सब था कि एक ऐसी जहनीत जो कृतज्ञता वाली होती है कि, और बदतमीज़ी और अहंकार, और ये चीज़ हमें बार बार मिलता है। अकबर जब आए तो अकबर को सत्तासीन करने वाले बैरम खां थे। अकबर उनके पिताजी के ज़माने, पिताजी नहीं बल्कि दादाजी के ज़माने से आर्मी चीफ हुआ करता था। लेकिन जैसे ही आए अकबर, उन्होंने कोशिश किया कि उनको हटा दें और विवश करके भेज दिया कि जाइए काबा। और जाहिर है बीच रास्ते में कोई न कोई मार देता, क्योंकि कोई आर्मी लेकर चलता नहीं, और अल्टीमेटली उसकी हत्या हो गई बैरम खां की। सेम चीज़ हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को एक चरवाहे के लड़के को हर पद पे लगातार सशक्त करना और एक साम्राज्य के रूप में एक गोल्डन एरा में हिंदुस्तान को ले गया चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन पीछे कौन थे? पीछे तो चाणक्य थे। और चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं, और बिंदुसार जो उनके लड़के थे, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा या तो हम आपको प्राणदंड देंगे या फिर आप राज्यसभा छोड़ के चले जाइए। और राज्यसभा जब छोड़ के गए, अपने कुटिया में ही जा रहते थे, तो उसमें आग लगवा के मार डाला। कुल मिलाकर के जो कृतज्ञता है कि जो जिसका साथ देता है, खड़ा करता है, तो दूसरा व्यक्ति कृतज्ञ हर हालत में हो जाता है। और ये जो जहनीत है, चाहते तो चाणक्य एक चरवाहे के लड़के को बना सकते थे, तो फिर दूसरे को भी बना सकते थे, लेकिन बजाय इसके उन्होंने खुद मरना पसंद किया। और यही बताते हैं कि जब कुटिया में आग लगाई गई तो कुटिया से बाहर ही नहीं निकले, कुटिया में रह करके मरना पसंद किया, क्योंकि जिन लोगों को, जिस साम्राज्य को उन्होंने अपने खून से बढ़ाया था, उसने कैसी कृतज्ञता की ये हमें देखने को मिल सकता है। ये जो जहनीत है, थैंकलेसनेस, ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसके कारण ही जैसे ही कोई किसी की मदद करता है और व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है, तो पहले तो अपने मदद करने वाले का हाथ काटता है। और जो व्यक्ति आपको बना सकता है, अगर वो चाहेगा तो आपको बिगाड़ भी सकता है। थैंक यू।